चलो भाई करो शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, लेक्चर 75 शुरू करें। आप भी कह रहे होंगे छोटे छोटे लेक्चर 1 घंटे 10 मिनट के हद होगी, लेक्चर होने चाहिए ज़रा। अच्छा जी भाई, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे पेज नंबर 11 के ऊपर इस बात पे कि पैसे जो तकसीम करने हैं ना, पैसे वो शोहर में और 4 बीवियों में तकसीम करने हैं। यानी ओहो, ये तो FR2 वाला लिखा हुआ है भाई, आके मिटा दो ज़रा, आप बैठे रहो, ये आके मिटा दो। अच्छा, पैसे जो तकसीम करने हैं ना, पैसे तकसीम करने हैं हमने हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में और 4 प्रोविंसेस के अंदर। 4 है प्रोविंस, 5 प्रोविंस है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस, उसके लिए हमने एक बनाई थी NFC, उसमें ये 3 लोग थे। ड्यूटीज जबानी बता दो जरा, पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में। टैक्स रिसीट्स को बांटना बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। दूसरी बात, मेकिंग ऑफ चंदा बाय फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल। फेडरल गवर्नमेंट अपना चंदा किसको दे देगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट अपना चंदा किसको दे देगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। पॉइंट C, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बोरिंग पावर्स एक्सरसाइज करना। फेडरल गवर्नमेंट बाहर के मुल्कों से लेती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट से बोरिंग ये होती है कि पैसे वापस करने पड़ेंगे, ग्रांट ये होती है कि हमेशा के लिए पैसे दे दिए, एंड एनी अदर मैटर्स। अच्छा भाई, ये जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ये कौन कौन से टैक्स रेज करती होगी, कौन कौन से टैक्स इकट्ठे करती होगी? टैक्स रेज, जिसे आप ये भी कह सकते हो टैक्स लगाती होगी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट कौन कौन से टैक्स लगाती होगी? द टैक्सेस रेज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ मजलिस शूरा ब्रैकेट में, द टैक्सेस रेज्ड आर एज फॉलोज। टैक्सेस ऑन इनकम्स इंक्लूडिंग, कॉर्पोरेशन होते हैं कंपनीज के ऊपर टैक्स, बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम कंसिस्टिंग ऑफ नहीं, इसको फारिग कर दो, इसको फारिग कर दो, मैंने उन नोट्स में काट दिया होगा। हाँ बस ठीक है, काटा हुआ है, इसको काट दो बुक से। अच्छा, टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कंज्यूम, ये तो आपको पता है सेल्स टैक्स है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन, सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। यानी कि अगर एक्सपोर्ट करें कॉटन तो उस पर शायद कोई टैक्स होगा थोड़ा बहुत, आमतौर पे तो 0 रेट होती है एक्सपोर्ट। सच ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, सच अदर टैक्सेस एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है यार। तो बताओ भाई, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि मजलिस शूरा रेज करती है या पार्लियामेंट रेज करती है? बोलो 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 बोलो। टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स एंड सेल परचेज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, export duties, such duties as may be specified by president, such the taxes may be specified by president. अच्छा, अब 3 और 3B स्किप करो और पॉइंट 2 की हेडिंग पढ़ो। पॉइंट 2 की हेडिंग पढ़ो, पहली लाइन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ NFC। NFC में मिनिस्टर साहब होंगे ना, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, क्या नाम है आजकल फाइनेंस मिनिस्टर का, पता होगा आपको। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ NFC to make suggestion to president. It shall be the duty of NFC to make suggestion to मोहतरम, NFC फैसला करने वाली नहीं है, NFC ने सिर्फ मशवरा देना है। अम्मी ने अब्बू को मशवरा देना है कि बेटे की फला जगह कर दें, अम्मी ने डिसाइड नहीं करना। It shall be duty of अम्मी to make suggestion to अब्बू regarding the रिश्ता ऑफ मुन्ना। पॉइंट 4 में आए, अब अब्बू ने ऑर्डर पास करना है, ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट, ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट। घर का प्रेसिडेंट कौन होता है? अब्बू। हमारे दिलों के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? अब्बू। ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ NFC, ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ अम्मी, द अब्बू shall specify
कि मुन्ने को फलां जगह भेज दो। द शेयर ऑफ टैक्स रिसीट्स विच इज टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस, वही जो पहली ड्यूटी में लाइन लिखी हुई थी, टैक्स रिसीट कितना सूबों को बांटना है। ऑर्डर कौन पास करने लगा है? प्रेसिडेंट। मशवरा किसने दिया था? अम्मी ने। दैट शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो, दैट शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड shall be paid to the government of province concerned। शेयर गवर्नमेंट को डायरेक्ट दिया जाएगा या बरास्ता किसी बंदे के दिया जाएगा? डायरेक्ट दिया जाएगा। इस तरह लिख लो बल्कि, that share shall be directly paid, shall be directly paid to government। शेयर का क्या मतलब है? 10 अरब रुपए है तो 2 अरब अगर पंजाब को देने तो फिर डायरेक्टली उस सूबे को दें, बीच में कोई बंदे ना डालें। एंड शेयर, और जो पैसे को शेयर बना, shall not again, shall not again, again again लिखो, shall not again form part of FCF basket, FCF basket लिखो आगे, shall not form part of FCF basket। चलो यार याद करो इसको। ऑर्डर प्रेसिडेंट ने कितने ऑर्डर देने हैं? 3। प्रेसिडेंट ने कितने ऑर्डर देने हैं? 3। टैक्स रिसीट्स जो कि तकसीम होनी है, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या ऑर्डर देगा? शेयर शेल बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ सूबा। शेयर किसको दिया जाएगा? सूबे की गवर्नमेंट को। एंड शेयर शेल नॉट अगेन फॉर्म पार्ट ऑफ, क्या मतलब होता है यार? तोहफा देके वापस नहीं लेना, यानी अगर एक दफा आपने सूबे को दे दिए पैसे तो वापस नहीं लेने। कर यार कर, जल्दी जुबानी याद कर पहले। कितना पैसा किसके सूबे को बांटा जाने? प्रेसिडेंट के ऑर्डर में ये भी लिखा होगा। दूसरा कि सूबे को जो पैसा दिया जाएगा वो बराह रास्त दिया जाएगा, शेयर शेल बी डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। और अगली बात, एक दफा जब दे दिया तो वापस नहीं लिया जाएगा। यार एक तो ये हो गया ना कि ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ अम्मी द अब्बू शेल स्पेसिफाई फला फला फला। द सजेशन ऑफ अम्मी shall be laid before भाई बहन as well। The suggestion of Ammi shall be laid before both houses, both houses लिख लो ना, Senate और National Assembly थे, shall be laid before Senate and National Assembly and provincial assemblies as well। Clear? Before any order, order अब्बू का है, before any order regarding share of tax receipt, the Abu may make such amendment in the, amendment कर दें, ठीक है उनके घर कर तो दें, लेकिन अगले साल। बेटा रोने लग गया, अबू ने कहा नहीं बेटा हिम्मत कर, अगले साल इंशाल्लाह। The Abu before any order regarding the share of tax receipt, the Abu may make such amendments in the law relating to distribution of revenues between the federal government and, वही बात हो रही है एलोकेशन के ऊपर, लिख लो एलोकेशन की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एलोकेशन। क्या मतलब यार? इसको लाइन को अंडरलाइन करो। अमेंडमेंट्स इन लॉ रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। अमेंडमेंट्स इन लॉ क्या हो सकती हैं? अमेंडमेंट्स इन लॉ, पहले ये रूल था कि आबादी के बेस पे पैसे तकसीम होंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं यार, पुराना कानून, नया कानून बन जाए, नहीं भाई आबादी के बेस पे नहीं होंगे बल्कि रकबे की बेस पे होंगे, कि जिस सूबे का रकबा ज्यादा है उस सूबे को ज्यादा, या जिस सूबे में तालीम ज्यादा है उसको ज्यादा पैसे देंगे, या जिसमें तालीम कम है उसको ज्यादा पैसे देंगे, जो मर्जी बेसिस हो जाए। तो पुराने लॉ में, ये गलत बात कर रहा हूं मैं आपसे, लेकिन मिसाल दे रहा हूं आपको, गलत बात से मुराद है इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ हुआ कि आबादी की बुनियाद पे, रकबे की बुनियाद पे, हमें क्या पता किस बुनियाद पे हुआ है, लेकिन लॉ में लिखा होना चाहिए किस बुनियाद पे पैसे तकसीम होना चाहिए, वरना तो सूबों में लड़ाइयां हो जाएंगी, और उसको इतने अरब दिए, मुझे इतने अरब दिए, मैं सऊदी अरब जा रहा हूं। ओके, पॉइंट 7, द अब्बू में, पावर चेक करें अब्बू की माशाल्लाह, द अब्बू में बाय ऑर्डर मेक चंदा टू सूबा इन नीड ऑफ असिस्टेंस। अगर सूबे को कभी भी पैसे चाहिए तो अब्बू के पास आ जाए। एंड सच चंदा शेल बी चार्ज अपॉन
एफसी है। और चंदा किससे निकाला जाएगा? अब बीच में पता नहीं कहाँ चंदे की बात आ गई, हम बातें ही कुछ और कर रहे थे। वो असल में ना सूबे को पैसे कम भी तो पड़ सकते हैं, सूबे को पैसे कम भी तो पड़ सकते हैं, तो फिर किसके पास आएंगे? अबू के पास। चलो यार अंग्रेजी में याद कर सारा। प्रेसिडेंट शैल एट इंटरवल्स, ओवर हो गया आपका काम, ठीक है। प्रेसिडेंट शैल, बस ठीक है रख दो, छोड़ो। प्रेसिडेंट शैल एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years, 5 साल से ज्यादा के इंटरवल्स, यानी कि 5 साल से ज्यादा ना हो, 5 साल तक के लिए एक फाइनेंस कमेटी बनाएंगे। फाइनेंस कमेटी नहीं मादरत, नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। फाइनेंस कमेटी तो दूसरे मकसद के लिए थी। इसमें मिनिस्टर होंगे फेडरल गवर्नमेंट के भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी, और सच अदर पर्संस एज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ड्यूटीज क्या होंगी एनएफसी की? 4 ड्यूटीज होंगी। सूबों में पैसे तकसीम करना, चंदा देना और बोरिंग पावर। चौथी छोड़ो, चौथी आसान है। बोलो 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 बोलो, पावर्स क्या होंगी? 4। क्या 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 क्या? सूबों में पैसे देना, चंदा देना और बोरिंग पावर। सूबों में पैसे देना, अंडरलाइन कर लो डिस्ट्रीब्यूशन, सूबों में डिस्ट्रीब्यूशन अंडरलाइन कर लो, चंदा अंडरलाइन कर लो और बोरिंग पावर अंडरलाइन कर लो। अच्छा, टैक्सेस कौन कौन से पार्लियामेंट रेज करता है ये खुद देख लेना। करंट लग रहा है यार। अच्छा, इसके बाद पॉइंट 4, भाई ये कट तो नहीं कर दोगे वीडियो? खैर है कोई नहीं, हल्का फुल्का सा लगा था करंट, जाने देना। पॉइंट 4, ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट, ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट। अब अब्बू ने कौन कौन से ऑर्डर करने हैं? 3 ऑर्डर। अब्बू ने कौन कौन से ऑर्डर करने हैं? अच्छा, इनमें ना फर्क देख लेना, ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट और ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। इसमें एक बात कॉमन है, बाकी डिफरेंट है दोनों की। पहली बात तो कॉमन है, कितना पैसा किस किस सूबे को बांटा जाना है, ये बात। दूसरी बात, ये पैसा डायरेक्ट सूबे को दिया जाएगा, और तीसरी बात वापस नहीं लिया जाएगा। अच्छा, सादा सादा सी बात कहानी बना के समझ लो। अब कितना पैसा किसको बांटा जाने, पहली बात। दूसरी बात, जब पैसा दे देने तो डायरेक्ट उसको दिया जाएगा, और तीसरी बात, देके वापस नहीं लेना। ये किसके ऑर्डर हैं? अब्बू के ऑर्डर हैं। ये किसके ऑर्डर हैं? अब्बू के ऑर्डर हैं। तो मिसाल के तौर पे खाने की चीज समझ लो, अब्बू घर में सामान लाए, अब्बू लाए मोटर, अब्बू घर में सामान लाए, सामान किस किस को देना है? देके डायरेक्ट उसी बंदे को देना है, बीच में छोटा भाई पड़ गया मसला होगा, खाने पीने का सामान है, चॉकलेटें हैं, और तीसरी बात, जिसको दे दी उससे वापस। ये किसका ऑर्डर है? ऑर्डर बाय अब्बू। लेकिन सजेशंस ऑफ एनएफसी, suggestions of me shall be laid before both houses and provincial assemblies, or before any order regarding share of tax receipts, before any order regarding share of tax receipts को बांटने से पहले अब्बू चाहे, प्रेसिडेंट चाहे तो लॉ बदल सकता है पैसे तकसीम करने में। अच्छा, साल के दौरान अगर पैसे कम पड़ जाए और सूबे को जरूरत पड़े तो प्रेसिडेंट चंदा दे सकता है टू प्रोविंसेस इन नीड ऑफ असिस्टेंस। क्लियर? अच्छा यार, ये 3A और 3B लॉ में ओरिजिनल थी या बाद में आए? 3A और 3B लॉ में ओरिजिनल थे या बाद में आए? बाद में आए होंगे ना, इसलिए 3A 3B है, 3A 3B है। अच्छा, 3A में सादा सी बात लिखी हुई है, पिछले साल अगर आपने पंजाब को 10 अरब रुपया दिया है तो इस साल 11 अरब देंगे, कम नहीं दे सकते, महंगाई बढ़ रही है इस वजह से। 3A, द शेयर ऑफ सूबा इन ईच सजेशन, अवार्ड से मतलब होता है रिकमेंडेशन, सजेशन, अवार्ड किए पैसे, दिए पैसे। द शेयर ऑफ सूबा इन ईच सजेशन ऑफ एनएफसी शैल नॉट बी लेस देन शेयर इन प्रीवियस सजेशन। तो लिख लो, इस साल पिछले साल से ज्यादा पैसे देने हैं, बराबर भी दे सकते हैं वैसे। इस साल पिछले साल से ज्यादा पैसे देने हैं, इस साल पिछले साल से ज्यादा पैसे देने हैं। ओके। अच्छा यार, ये जिस तरह सूबों को पैसे पुसे दिए जा रहे हैं, इनमें कोई घपला घपला भी हो सकता था, इसलिए 3B पॉइंट आया, और उसने कहा इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग भी एनएफसी की जिम्मेदारी है। द फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, वही फाइनेंस मिनिस्टर, द फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड्स। लेकिन ये नजर कब मारा करेंगे? साल में 2 दफा, 2 दफा साल में नजर मारेंगे कि पैसा सही है, कोई गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं हुई, एंड ले देयर रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट एंड
प्रोविंशियल असेंबलीज, और अपनी रिपोर्ट्स को ले बिफोर करेंगे इन दोनों के। डन डना डन। चलें जी आगे। अच्छा, अब ना ये छोटी छोटी बातें रह गई हैं, ये 161 पे हमारे 2-3 मिनट लगने हैं। आगे देख, आगे वैसे छोटे छोटे सेक्शन है, और ये वो आगे एक लिस्ट है, पेज 13 की टेंशन नहीं लेनी, वो याद तो करना है, लेकिन वो कोई लिस्ट है, आपने खुद ही पढ़नी है। बस हमारा ये छोटा सा पोर्शन रह गया, इंशाल्लाह 15 मिनट में कोशिश करते हैं ये खत्म हो जाए। 161 साथ साथ याद भी करना है, 20 मिनट लगा लेते हैं। 161। अच्छा भाई, किसी सूबे में नेचुरल गैस निकली, किसी सूबे में नेचुरल गैस निकली। अब उस सूबे में जाके हुकूमत ने लगाया टैक्स, उस सूबे में जाके हुकूमत ने उस बंदे पे लगाया। उस टैक्स के जो पैसे आएंगे वो फेडरल गवर्नमेंट में जाने चाहिए या उस सूबे के खजाने में जाने चाहिए? बता दो। बलूचिस्तान से कोयला निकला, बहुत ज्यादा नेचुरल गैस, चलो बलूचिस्तान से नेचुरल गैस निकली, हुकूमत ने जाके उस पर लगा दिया टैक्स, इमरान खान ने जाके उस पर लगा दिया टैक्स उस बंदे पे कि जिस इलाके से वो निकाल रहे हैं। अब वो जो पैसा आया, वो जो टैक्स लगा के पैसा आया, वो पैसा जरा सोच के बताओ, वो सूबे को दे दें जहां से निकला, या फेडरल गवर्नमेंट को दे दें? लॉ पढ़ लेते हैं। द प्रोसीड्स ऑफ, प्रोसीड्स क्या होती हैं? द रिसीट्स ऑफ टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है ना। द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स ऑन नेचुरल गैस चार्ज्ड एट कुआं, जिस कुएं से निकल रही है, वेल हेड कुआं। और कई दफा हुकूमत टैक्स नहीं लगाती, रॉयल्टी लगा देती है कि हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, हमें रॉयल्टी दो, क्योंकि जमीन तो सारी हुकूमत की है। रॉयल्टी कलेक्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ FCF, जो कल बास्केट पड़ी थी, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ FCF। इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट कंगाल होगी, फेडरल गवर्नमेंट के वजह से पैसे नहीं जाएंगे, कम से कम ये वाले, तो क्या करें इन पैसों का? एंड शैल बी पेड टू प्रोविंस वेयर कुआं इज लोकेटेड, वेयर कुआं इज लोकेटेड। पढ़ लो एक दोबारा। The proceeds या the receipts of federal excise duty on natural gas, the receipt of federal excise duty on natural gas charged at कुआं, जो कुएं पे लगाई गई, एंड रॉयल्टी। दो किस्म के पैसे हुकूमत के पास आते हैं, एक तो एक्साइज ड्यूटी आती है और दूसरा क्या आता है? रॉयल्टी। ये एरो गलत लगा हुआ है, शेल बी के साथ ये एरो गलत लगा हुआ है। बहरहाल, अगर गैस निकलने पर गवर्नमेंट कोई ड्यूटी या रॉयल्टी ले, ये रॉयल्टी की स्पेलिंग भी शायद गलत है, पता नहीं। अच्छा, अगर गैस निकलने पर गवर्नमेंट कोई ड्यूटी या रॉयल्टी ले तो वो पैसे इस सूबे को दिए जाएंगे जहां कुआं था। इंग्लिश में पढ़ो। द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स के ऊपर मैंने क्या लिखा है? पैसे। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस लगा एट वेल हेड, जो किस पे लगाए? कुएं पे। चार्ज एट वेल हेड एंड रॉयल्टी कलेक्टेड बाय फेडरल गवर्नमेंट shall not form part of बड़ी वाली बास्केट एंड shall be paid to the सूबा। पॉइंट बी वही है यार, पॉइंट बी में सिर्फ गैस की जगह ना, गैस की जगह ऑयल आ गया। The proceeds of federal excise duty on oil charged at wellhead and shall not form part of FCF, इधर रॉयल्टी नहीं आई, and shall be paid to the province where wellhead is located। वही अंग्रेजी चला देनी है। अच्छा, नेचुरल गैस में दो चीजें आ गई, गैस भी कवर हो गया, ऑयल भी। अब अगली बात क्या आ रही है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो बिजली पैदा हो रही है। इधर ना फेडरल एक्साइज ड्यूटी या रॉयल्टी का लफ्ज नहीं आया, इधर प्रोसीड्स का लफ्ज आया था, इधर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इधर प्रोसीड्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी। नेचुरल गैस के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी का लफ्ज आया था और रॉयल्टी का। ऑयल के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी का लफ्ज आया और जनरेशन ऑफ पावर यानी बिजली, बिजली के लिए लफ्ज आया है प्रॉफिट्स अर्न्ड का। डन। द नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम द
The net profits earned from the bulk generation of बिजली at a hydroelectric shall be paid to the सूबा। नेट प्रॉफिट अर्न से मुराद वही है हुकूमत ने रॉयल्टी वगैरह कमाई या एक्साइज ड्यूटी कमाई। shall be paid to the कौन? एक्सप्लेनेशन। नेट प्रॉफिट क्या होता है? अकाउंटेंट को बता रहे हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है। कहते हैं रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर दो। नेट प्रॉफिट मींस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ बिजली लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो टैक्सेस, ड्यूटीज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलीट हो गई कोई चीज, पुरानी हो गई। अच्छा जी 162, 3 बिल आप पेश नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की अप्रूवल से पहले। 3 बिल आप पेश नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की अप्रूवल से पहले। जुबानी सुनो यार, ये उर्दू में नहीं लिखे हुए, लिखे होने चाहिए। 3 बिल आप पेश नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की अप्रूवल से पहले। हाँ लिखे हुए हैं। प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर ये पास नहीं हो सकते। नंबर 1, ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को जाते हो। बोलो। ऐसा टैक्स लगाना टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को जाते हो। दूसरा छोड़ो, तीसरा, सूबों में पैसों की तकसीम होने के असूल को बदलें। वो पता है सूबों में पैसे होने की तकसीम कभी रकबे की बुनियाद पे, कभी आबादी की बुनियाद पे, कभी तालीम की बुनियाद पे। मैंने भी बात की थी। तो बता दो किन, अभी ये दो बातें याद करो। कौन सी 2 चीजें ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर बिल पास नहीं हो सकता? ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबों को जाएं। कोई टैक्स लगते हैं जिसके पैसे सूबों को जाएं। और थोड़ी देर पहले हमने अभी ऊपर पढ़ा है वो वाला टैक्स सूबे को जाना है, वो जो ऑयल हेड वो वाला। हाँ वो वाला, तो वो टैक्स तो सूबे को ही जाना है ना। ऐसा टैक्स लगाना जिसके पैसे सूबे को जाएं, ये बिल पास नहीं हो सकता सिवाय किसकी अप्रूवल के? प्रेसिडेंट की। और तीसरी बात, ये असल में दूसरी बात नहीं है, ये तीसरी बात है, दूसरी उधर दरमियान में एक और है। और तीसरी बात, सूबों में पैसों के तकसीम होने के रूल, यानी आबादी की बुनियाद पर, रकबे की बुनियाद पर, ये उसूल नहीं बदले जा सकते सिवाय किसकी इजाजत के। और दरमियान में एक और लाइन है, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन अगर आपने बदलनी हो तो वो भी नहीं आप बदल सकते। एग्रीकल्चर इनकम पे ना फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, सूबे की गवर्नमेंट कभी कभी लगा लेती है। वो हमारे सिलेबस में सिर्फ एक लाइन सी है याद करने के लिए। सूबे की गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाती है वो छोड़ो, एग्रीकल्चर इनकम पे कभी कभी सूबे की गवर्नमेंट टैक्स लगा लेती है। फॉलोइंग बिल्स विल नॉट बी मूव्ड इन द नेशनल असेंबली विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ, विदाउट सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये बिल नेशनल असेंबली में मूव ही नहीं किए जा सकते। अब बिल होते हैं ना, बिल पास किया, लॉ पास किया। बिल होते हैं लॉ बनाना। लॉ, अ लॉ which imposes or varies a tax the paise of which is allocated to any सूबा। Where is the meaning of agriculture for charging income tax? हाँ, कल आके जाके अगर इनकम टैक्स भी लगाना पड़ा एग्रीकल्चर इनकम पे तो फिर उसका मतलब नहीं बदला जाएगा इसकी जात के बगैर। अभी तो नहीं लग रहा। बहरहाल affects the असूल on which the money is distributed to province, यानी रकबे की बुनियाद पे या आबादी की बुनियाद पे। लिख लो, इन असूलों को किसकी इजाजत के बगैर नहीं बदला जा सकता? प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर। यार सूबे की गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स पे, ट्रेडर्स पे, एम्प्लॉयर्स पे कोई भी टैक्स लगा सकती है। अब वो कौन कौन से टैक्सेस हैं हमारी बला से? 163, सूबे की गवर्नमेंट, मैंने क्या कहा है, प्रोफेशनल्स पे, ट्रेडर्स पे, एम्प्लॉयर्स पे कोई टैक्स लगा सकती है। द प्रोविंशियल असेंबली में इम्पोज टैक्सेस नॉट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड। मजलिस शूरा लिमिट्स बताएगी कहां तक लगा सकते हैं। द प्रोविंशियल असेंबली में इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स एंगेज्ड इन प्रोफेशंस, ट्रेड्स एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अब यार 164 में से क्या सवाल आएगा? आपको मैंने बताया कंसोलिडेटेड फंड से चंदा दिया जा सकता है। फेडरेशन और प्रोविंस में मेक चंदा फॉर एनी पर्पस। इन दोनों के अपने अपने कंसोलिडेटेड फंड होंगे। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड एफसीएफ है और प्रोविंस का कल मैंने बताया था प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है।
ये अपने अपने फंड में से चंदा दे सकते हैं लोगों को, आम लोगों को। मे मेक ग्रांट फॉर जनरल पब्लिक, स्कूल के लिए, किसी और पर्पस के लिए। यार ये तो ऑलमोस्ट हमने पढ़ा हुआ है एग्जेम्पशंस के चैप्टर में। फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पे या अपनी किसी भी इनकम पे। कोई इनकम कमा ले फेडरल गवर्नमेंट, उसने टैक्स नहीं देना। कोई प्रॉपर्टी बना के किराए पे दे दे, उस पर टैक्स नहीं देना। किसी प्रॉपर्टी, किसी इनकम पे फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना अंडर द लॉ ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली कोई कानून नहीं बना सकती जिसमें लिखा हो कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स दे। इसी तरह एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टैक्स जमा नहीं कराना अपनी प्रॉपर्टी या अपनी किसी इनकम पे अंडर द हुक्म ऑफ पार्लियामेंट और अंडर द हुक्म ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ अदर प्रोविंस। अच्छा, बात है और से सुनना। फेडरल गवर्नमेंट पर कोई सूबे की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती और सूबे की गवर्नमेंट पर ना फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है ना अदर सूबा टैक्स लगा सकता है। अब क्लियर होगी बात? फेडरल गवर्नमेंट पर सूबे की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर, सूबे की गवर्नमेंट पर ना फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है ना अदर प्रोविंस। फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स जमा नहीं कराना अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पे, जायदाद पे या अपनी किसी भी इनकम पे अंडर द कानून ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। सिमिलरली प्रोविंशियल असेंबली इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी और इनकम अंडर मजलिस शूरा और क्लियर। लेकिन यार अगर एक बात मैंने बताई थी, एक सूबा दूसरे सूबे में जाके कारोबार करे तो फिर दूसरे सूबे वाला पहले सूबे पे टैक्स लगा सकते हैं। If any trade or business is carried on by a suba outside the suba, that income may be taxed under the act of Majlis Shura or act of Provincial Assembly. तो अगर एक सूबा दूसरे सूबे से बाहर जाए तो ना सिर्फ मजलिस शूरा टैक्स लगा सकती है बल्कि दूसरे सूबे वाले भी टैक्स लगा सकते हैं जहां वो गए बिजनेस करने। However, fees for services rendered can be imposed. ये बात मैंने 1 और 2 उर्दू में लिखी हुई है, आपको समझ आ गई होगी। 3 पढ़ो। सर्विसेज पर टैक्स कोई भी लगा सकता है। सर्विसेज देने पे ना, ये सेल ऑफ गुड्स की शायद बात हो रही थी। सर्विसेज देने पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट पर टैक्स लगा सकती है और प्रोविंशियल आमतौर पे लगाते नहीं है, वैसे ही लॉ बैकर बात कर रहे हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर भी ये लोग टैक्स लगा सकते हैं। तो सर्विसेज देने पे टैक्स लगाया जा सकता है। However, tax fee for services या tax for services can be imposed. फी से मुराद टैक्स है। However, tax for services can be imposed. लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर खत्म हुआ। नीचे सारा थोड़ा सा रटा प्रोग्राम है, वो उसका कोई तरीका ढूंढेंगे याद करने का। 165A पावर ऑफ मजलिस शूरा टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन कॉर्पोरेशंस। ये बात मैंने आपको लग शुक्र बता दी भी है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट कंपनी बना के कारोबार करे तो उस कंपनी ने टैक्स देना है। याद आ रहा है एग्जेम्पशंस के चैप्टर में बताया था, अगर फेडरल गवर्नमेंट कंपनी बना के कारोबार करे तो फिर उसने टैक्स देना है। मजलिस शूरा कैन मेक लॉ फॉर चार्जिंग टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, इन कंपनीज ने बड़ा इतराज किया था कि यार हमें तो हुकूमत ने बनाया, हमारे पे क्यों टैक्स है, और कोर्ट में चले गए थे। तो लॉ बनाने वाले ने कहा भाईजान आप जिस मर्जी कोर्ट में चले जाएं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जो कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई है वो कंपनी टैक्स देगी ही देगी। ऑर्डर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग द बड़े बड़े कोर्ट। नहीं सर, बड़े छोटे कर लेना ना यार, हाई कोर्ट कोई छोटा ना को छोड़ो परे। द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग द बड़े बड़े कोर्ट। कौन से कोर्ट? बड़े बड़े कोर्ट। द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग बड़े बड़े कोर्ट
विच कॉन्फ्लिक्ट ऊपर वाली प्रोविजन शैल बी वॉइड। तो अगर ऊपर वाली प्रोविजन के खिलाफ जा रहे हैं तो उन कोर्ट्स के ऑर्डर को क्या कर दिया जाएगा, कैंसल्ड। डन, पढ़ो। कोर्ट का फैसला इसके अगेंस्ट मुस्तरद कर दिया जाएगा। ऊपर वाली लाइन के अगेंस्ट अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो मुस्त 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 रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, अगली हेडिंग है, उर्दू में मैं लिखवाने लगा हूं आपको, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, और ये कुछ है। ये अगली हेडिंग है, ये वाली, ये देखो, ये वाली, फेडरल गवर्नमेंट लिखो कौन से टैक्स लगा सकती है। और उससे अगली हेडिंग ये है, उससे अगली हेडिंग ये है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगा सकती है। ओके, ये हेडिंग पढ़ लो यार, पता चले पेपर में सवाल ही समझना है, नहीं चला जा दो। पावर्स ऑफ फेडरेशन यानी फेडरल गवर्नमेंट टू लगा टैक्सेस, यानी एरियाज वेयर फेडरल गवर्नमेंट कैन लगा टैक्सेस। और इधर नीचे आओ, पावर ऑफ प्रोविंसेस टू लगा टैक्सेस, एरिया वेयर प्रोविंसेस कैन लगा टैक्सेस। अच्छा यार, ये ना तीन किस्म के टैक्सेस हैं, एक वो है जो फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है, एक वो है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा सकती है, यार एक और भी हमने पढ़े हैं, एक वो है जो पार्लियामेंट लगा सकती है। ये पेज 11 पे हैं, ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, ऑलमोस्ट पता नहीं क्यों रेपिटेशन की हुई है लॉ में करने। एक पेज 11 पे भी है, टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। तो बताओ कौन कौन टैक्स लगा सकता है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरा पार्लियामेंट। हालांकि इनमें कोई खास फर्क नहीं है, ये वही वाले टैक्सेस हैं, लेकिन पावर जरा बताई हुई है किस किस के पास है। तो ये तीन सवाल ना पेपर में बार बार आ रहे हैं और अलग अलग आ रहे हैं, और इन्हीं में से आ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है, अभी मैं पढ़ाऊंगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन कौन से लगा सकती है, अभी मैं पढ़ाऊंगा। पार्लियामेंट कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, ये पेज 11 पे हमने पढ़ा। ओके, पढ़ो। फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, फॉलोइंग एंट्रीज इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये लिस्ट कोई है, इसका नाम याद रखना। फॉलोइंग एंट्रीज इन फेडरल लेजिस्लेटिव, एंट्रीज मींस यानी एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6, फॉलोइंग एंट्रीज या फॉलोइंग लिस्ट contained in constitution relates to taxes which can be imposed by federation: custom, export duties, excise, salt, but not including opium, पता नहीं ये narcotics, tax on income other than agriculture, corporations, sale, purchase, import tax, ये हालांकि ऊपर भी कवर हो रहे थे, capital value tax, mineral oil, natural gas, mineral oil, duties on production capacity, plant machinery, taxes on goods or passengers carried by railway, sea, air, freight। यार अब ये 8-10 हैं, इनमें से कुछ 9 तो याद कर लेना, कुछ याद रख लेना याद, अब क्या करें, रट्टा मारना पड़ेगा, पास पेपर में आ भी रहिए। अच्छा यार, इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इस वक्त हुकूमत ये वाला और ये वाला और ये वाला टैक्स लगा चुकी है। इस तरह अगर सवाल आ जाए कि इन अगर खाली सवाल है ना कौन कौन से टैक्स लगाने हैं, तो फिर ये लिख के आएंगे आप, फिर ये लिख के आएंगे। और अगर पूछे कि इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से लॉ बना चुकी है, तो वो देख लो। इनकम्स पे टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर, कंपनीज पे, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस पे टैक्स। ये कौन सा टैक्स है जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सेल परचेज पे टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स,
ये कौन सा टैक्स है? सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज और कस्टम एक्ट। और टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये कैपिटल वैल्यू टैक्स है कोई, इनके ईयर यूर याद नहीं करने आपने। डन। अच्छा सूबा कौन कौन से टैक्स लगा सकते हैं? सूबा 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 सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ट्रांसफर एंड प्रॉफिट, ये तो आसान है, ये तो याद हो जाएंगे। प्रोफेशनल टैक्सेस लग्जरी हाउसेस पे, लग्जरी व्हीकल्स पे और प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने आपको कहा था लग्जरी चीजों पे फेडरल एक्साइज टैक्स भी लगता है, वो इसने यहां जिक्र नहीं किया। बहरहाल सूबे की गवर्नमेंट लग्जरी चीजों पे भी टैक्स लगा सकती है। डन। ओ तेरी खैर, सूबे की गवर्नमेंट 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, ये 6 चीजें याद करना। सूबे की गवर्नमेंट इन 6 चीजों पर टैक्स लगा सकती है। अच्छा यार, ये ना मेरे ख्याल से जो नोट्स अपलोड हुए हैं इसमें शायद ये एग्रीकल्चर वगैरह भी आ रहा है, इसको छोड़ देना, किताब को फॉलो करना। ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए थे और किताब में अगर कोई इख्तलाफ आए ना, वैसे होगा नहीं, तो अब किताब को फॉलो करो, ठीक है? तो याद सारा किताब से करना है आपने। चलो यार, आज रिवाइज कराओ। एनएफसी में ये लोग होते हैं। एनएफसी की ड्यूटीज ज़बानी ज़बानी 4 ड्यूटीज हैं। सूबों में पैसे बांटना, चंदा देना और बोरिंग पावर। अच्छा, टैक्सेस रेज बाय पार्लियामेंट है। 3A 3B आपको पता है नया आया था। 3A में लिखा हुआ था कि इस साल पैसे पिछले साल से, 3B में लिखा हुआ था मॉनिटरिंग होगी बाई एनुअली। अब उन्हें ऑर्डर कितने पास करने हैं? यादो चीजें आई, घर में लाए, कितनी चीजें किस किस को बांटनी है, चीज डायरेक्टली उस बंदे को देनी है और दे के वापस ले लेनी। अच्छा, ये जो सजेशंस हैं एनएफसी की, ये जो अम्मी की सजेशंस हैं, ये भाइयों को भी पेश करनी है। और प्रेसिडेंट साहब अगर कभी मुनासिब समझें तो सूबों में पैसे बदलने के असूल बदल सकते हैं, तकसीम करने के असूल बदल सकते हैं। और प्रेसिडेंट अगर मुनासिब समझे तो सूबे को चंदा भी दे सकते हैं, ग्रांट ही नहीं होते चंदा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी नेचुरल गैस पे और रॉयल्टी नेचुरल गैस पे, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑयल पे और प्रॉफिट्स बल्क जनरेशन पे, ये सारे सूबे को दिए जाएंगे, एफसीएफ की बास्केट में नहीं डाले जाएंगे। 3 बिल प्रेसिडेंट की जात के बगैर पेश नहीं हो सकते। ज़बानी जल्दी बता, सोच। ऐसे असूल जिसमें पैसों के तकसीम करने का असूल बदलना है, ऐसा जिसमें एग्रीकल्चर इनकम का मतलब बदलना है, और एक चीज ऊपर वाली थी, सबसे ऊपर वाली, वो ये थी कि हाँ, वो टैक्स लगाना जिस टैक्स से सूबे को पैसे जाने हैं, वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। प्रोफेशंस और इन चीजों पर ट्रेडर पे सूबे वाले टैक्स लगा सकते हैं। चंदा कभी देने की जरूरत हुई तो हर कोई अपनी अपनी बास्केट में से चंदा दे सकता है आम लोगों को। और हुकूमत से प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हुकूमत और दूसरे प्रोविंस की टैक्स नहीं मांगेगी। लेकिन अगर दूसरे इलाके में कारोबार शुरू करें तो टैक्स मांगा जाएगा। हुकूमत अगर कोई कंपनी में आके काम करे तो उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, और कोर्ट का ऑर्डर इस बात के खिलाफ आ गया तो कोर्ट का ऑर्डर फाड़ फेंक दिया जाएगा। अच्छा, पेज 13 पे 2 किस्म के टैक्सेस हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो लगाती है वो भी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है वो भी। लेकिन पेज 11 पे एक टैक्स है जो पार्लियामेंट लगाती है। आजो जी, पेज नंबर 14। प्लीज लिस्ट 6 taxes which are covered within legislative powers of provinces, which are covered in the list of legislative powers of provinces। प्रोविंसेस की पावर में कौन से टैक्सेस आते हैं? डन। वो जो हमने आखिर में पढ़े हैं पेज 13 पे, 6 पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आगे चलें। State the taxes which may be raised under authority of parliament। वो टैक्सेस बताएं जो पार्लियामेंट ने लगाने हैं, वो टैक्सेस बताएं जो पार्लियामेंट ने लगाने हैं, बता दो। पेज 11 पे पॉइंट 3, पेज 11 पे also state 4 taxes which are covered by, also अगला सवाल शुरू हो गया, which are covered by
फेडरेशन ने लगाने हैं और सूबों ने लगाने हैं। फेडरेशन वाले पेज 13 पे हैं और सूबों वाले भी पेज 13 के एंड पे हैं और फेडरेशन वाले पेज 13 के स्टार्ट पे हैं। डन। एनएफसी की कुछ ड्यूटीज हैं, इनकी लिस्ट बना दो। एनएफसी की ड्यूटी है, कुछ लिस्ट बना दो इनकी। 160 का 2 लिस्ट एनी 5 टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, स्लैश कर लो फेडरेशन, एक ही मतलब। लिस्ट एनी 5 टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरेशन। बोलो तो, बोलो तो। ये वाली ओके। लिस्ट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये पेज 11 पे जो 3 था, पार्लियामेंट। ऑल्सो स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ विच आर कवर्ड इन द स्कोप ऑफ सूबा, ये पेज 13 के एंड पे, सूबा। डन। क्वेश्चन 4 भी रेपिटेशन है, क्वेश्चन 1 ए भी रेपिटेशन। चलो भाई सीएस टेक्स्ट निकालो यार। सीएस टेक्स्ट में ना चैप्टर 23 निकालो। ये ना टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन छोड़ दो, भी पेज 467 पे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन छोड़ दो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आप समझो बच्चे को स्कूल लेके जा रहे हैं, बड़ा एंजॉय करना है स्टोरी को। बच्चे को स्कूल लेके जा रहे हैं, कंपल्सरी स्कूल में डालने लगे हैं। बच्चा रो रहा था, बच्चे को स्कूल में डालने लगे हैं। बच्चा स्कूल में जा रहा है, बच्चे को स्कूल में डालने लगे हैं। इफ अ बच्चा रिक्वायर्ड टू बी डाल इन स्कूल डज नॉट गो इन स्कूल, द अम्मी मे इशू अ नोटिस टू सच बच्चा। अम्मी उसको नोटिस देंगी, बेटे तू क्यों नहीं जा रहा स्कूल, तू बड़ा हो गया, 4 साल तेरी उम्र हो गई है, स्कूल जा। अम्मी रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम बच्चा, बच्चे ने अम्मी को रिप्लाई किया। कॉन्टेस्टिंग, लड़ रहे, अम्मी मैं नहीं लायबल, मैं लायबल नहीं हूं, मैं स्कूल जाने के काबिल अभी नहीं हूं, अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूं। अम्मी शैल पर्सनली हियर द केस, ही लिखा हुआ है मादरत, अम्मी शैल पर्सनली हियर द केस। अम्मी बुलाएंगी, बेटा बेटा आ बैठ, गल कर की मसला है तेनू, बात करें क्या मसला है आपको। देन अम्मी में पास एन ऑर्डर, फिर अम्मी ऑर्डर पास करेंगी, ले जाओ इनू फड़ के, अब्बू को कहेंगी सरताज इनू फड़ के ले जाओ, इनू स्कूल पाओ, स्कूल भेज दो इसको। कॉपी ऑफ ऑर्डर शेल बी प्रोवाइडेड टू पर्सन, और बेटे को इसकी एक कॉपी दी जाएगी, बेटा जो मैंने ऑर्डर मुंह से निकाला ना, इसकी एक कॉपी अपने पास रखो, मेरी वजह से तुम स्कूल जा रहे हो, बस याद रखना। द ऑर्डर शेल बी एंटर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, घर में जो कंप्यूटर होगा उसमें ऑर्डर डाल दिया जाएगा, ताकि बच्चा कभी एंकी पैंकी करे तो उसे ऑर्डर दिखा दिया जाए अम्मी का ऑर्डर आया था। इफ बच्चा डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, अगर अम्मी ने नोटिस दे दिया तो स्कूल जाओ और बच्चा गायब हो गया, आगे पीछे निकल गया, छत पे चढ़ गया, ये कर लिया वो कर लिया, द अम्मी शेल जबरदस्ती रजिस्टर थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, अम्मी कंप्यूटर के जरिए स्कूल भेज देंगे उसको। एंड विल इन्फॉर्म हिम थ्रू कोरियर सर्विस, और बेटे को कोरियर सर्विस के जरिए बता देंगे। अ जबरदस्ती रजिस्टर्ड बच्चा विल कंप्लाई विद ऑल रेगुलेशंस ऑफ स्कूल, वो जो बच्चा अब मुंह बना के स्कूल पहुंचा हुआ है उसे स्कूल के सारे रूल फॉलो करेगा, होमवर्क भी करेगा, सारे काम करेगा, ये नहीं कहेगा मुझे तो जबरदस्ती स्कूल में डाला हुआ है। इफ बच्चा फेल टू डू सो, अगर बच्चा होमवर्क ना करेगा, द कमिश्नर द अम्मी में इशू अ नोटिस, बेटे कॉपियां लेके आ जा, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉपियां लेके आ जा इधर, एंड रिक्वायर हिम टू अपीयर इन पर्सन, और बेटे खुद आई, एजेंट ना भेजिए अपना, 4 साल के बच्चे का भी शायद एजेंट हो गई तो बच्चे खुद आई, अपना एजेंट ना भेजिए, रिक्वायर हिम इन पर्सन, खुद आई, बेटे मैंने तेरा सेल्स टैक्स निकालना है, तेरा होमवर्क चेक करना है, मैंने क्या चाहता क्या तू। अगर बाद में पता चला वो था ही 3 साल का, अब तो बच्चा छा जाएगा अब तो घर वाले आगे चुप हो जाएंगे।
Later on it is found that बच्चा was not liable to be sent to school but wrongly sent. वो सारा सलूक 4 साल वाले के साथ करना था, सलूक बेचारे ने 3 साल वाले के साथ कर दिया ड्यू टू एरर, गलती से हो गया ये। द अम्मी शैल कैंसल द रजिस्ट्रेशन, कल पुत्र स्कूल से तेरी फीस खत्म करवा के रिफंड करा के वापस आ घर, और कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाएगा ये बच्चा अभी स्कूल जाने के काबिल नहीं है। डन। नाउ ही शैल नॉट पे एनी टैक्स, अब ये बच्चा होमवर्क नहीं करेगा कोई। नाउ ही शैल नॉट पे एनी डिफॉल्ट सरचार्ज, कोई पेनल्टी वगैरह पे नहीं करेगा अम्मी को। डन डन। हाउएवर अगर कोई थोड़ा बहुत होमवर्क रहता है वो पूरा करके सोएगा। ये पता नहीं क्या मतलब है, चलें पढ़ लेते हैं। ओ भाई को समझ आई स्टोरी? मजे की थी स्टोरी, बहुत मजे की थी। जो मैंने आपको एक मिसाल दी थी, होलसेलर पिछली वाली गली में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, याद आ रही है मिसाल? होलसेलर है पिछली वाली गली में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, उसका क्या करें? इफ अ पर्सन होलसेलर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड डज नॉट अप्लाई फॉर इट, होलसेलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ना करें। द कमिश्नर मे इशू अ नोटिस टू सच पर्सन, होलसेलर के पास नोटिस चला जाएगा, भाई आप होलसेलर हैं, आप आए अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इफ कमिश्नर रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम पर्सन, अगर उस बंदे ने रिप्लाई कर दिया होलसेलर ने, हाँ यार वो ना करो ऐसा मुनासिब नहीं है, जिसमें वो लड़ रहे कि मुझे लायबल ना, मैं लायबल नहीं हूं रजिस्टर होने के लिए, तो कमिश्नर, इस मिसाल में हम कंपल्सरीली रजिस्टर कर रहे हैं होलसेलर को, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ होलसेलर। उसको चाहिए था अपने आप को रजिस्टर करवाता लेकिन नहीं करवाया। ही से मुराद है कमिश्नर। कमिश्नर शैल पर्सनली हियर द केस, अगर वो होलसेलर कहे यार मैं आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, कॉन्टेस्टिंग, लड़ रहे इस बात पे कि आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो कमिश्नर शैल पर्सनली हियर द केस, कमिश्नर उसका केस पर्सनली सुनेगा। देन ही मे पास एन ऑर्डर फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अगर केस से मुतमईन ना हुआ तो उसको जबरदस्ती क्या कर दिया जाएगा? रजिस्टर। कॉपी ऑफ ऑर्डर शैल बी प्रोवाइडेड टू पर्सन, एक कॉपी उसको दे दी जाएगी, भाईजान होलसेलर भाईजान ये पकड़े आपकी कॉपी, आपको हमने जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया है। द ऑर्डर शैल बी एंटर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम में एफबीआर के डाल दिया जाएगा। इफ होलसेलर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, बुरा होलसेलर अच्छा बुरा, इफ होलसेलर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नोटिस, the commissioner shall जबरदस्ती register through computer system and will inform him through, अब सारी बातों की समझ आ रही है? पहले बीच बीच में से अजीब सी बातें हो रही थी बच्चे की, अब उसको कंप्यूटर सिस्टम के जरिए रजिस्टर कर दिया जाएगा और उसको भी बता दिया जाएगा कोरियर सर्विस के जरिए। A जबरदस्ती registered person will comply with all provisions of law, इसने कितना लॉ फॉलो करना है? सारा लॉ फॉलो करना है, ऑल प्रोविजंस ऑफ लॉ, इसने सारा का सारा लॉ फॉलो करना है। ओके इसके बाद क्या होगा? ये इसके बाद ये होगा मोहतरम, पढ़ लो आगे खुद ही। A जबरदस्ती रजिस्टर्ड पर्सन विल फॉलो द ऑल लॉ, ये सारा का सारा लॉ फॉलो करेगा। डन। एक मिनट, A जबरदस्ती रजिस्टर्ड पर्सन विल कंप्लाई विद ऑल लॉ, जबरदस्ती रजिस्टर्ड पर्सन कंप्लाई करेगा किससे? सारे लॉ से, कुछ लॉ मानना कुछ छोड़ना ये नहीं होगा। इफ ही फेल्स टू डू सो, लेकिन अगर वो सारा लॉ फॉलो ना कर सके, द कमिश्नर में इशू नोटिस, रिकॉर्ड लेके आ जाओ, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का मतलब लिखें, रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। कमिश्नर उसको कहेगा अबे रिकॉर्ड लेके तो आ, रिकॉर्ड लेके आ जाओ। एंड रिक्वायर हिम टू अपीयर इन पर्सन, अपीयर इन पर्सन, होलसेलर खुद आएगा या किसी को भेजेगा? खुद आना है तूने। किस लिए बुला रहे हो जी मुझे?
टू असेस द सेल्स टैक्स, इसलिए कि हमने तेरा क्या निकालना है, जान निकालनी है तेरी, टू असेस सेल्स टैक्स। बाद में पता चला वो होलसेलर नहीं था, उसने तो ऐसे ही जो है वो हल्की फुल्की जो है वो घर में कोई चीजें रखी हुई थी, लोगों को तोहफे में बांटता था, उसकी तो प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी थी और वो होलसेलर था ही नहीं। बाद में पता चला वो होलसेलर नहीं है। अब हम उसके सामने शर्मिंदा, सॉरी यार आपको बुलाया, आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। If later on it is found that a person was not liable to be registered but wrongly registered due to error, the commissioner shall cancel the registration through computer system. अब क्या, अब देखो हमारी लैंग्वेज बड़ी सॉफ्ट हो गई है। नाउ ही शैल नॉट पे एनी टैक्स, नहीं 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 भाई भाई आपने टैक्स नहीं देना कोई, जाए आप नहीं, ही शैल नॉट पे एनी टैक्स, नो ही शैल नॉट पे एनी डिफॉल्ट सरचार्ज, जाए यार आप, आपने कोई डिफॉल्ट सरचार्ज नहीं देना, पेनल्टी नहीं 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 आप नहीं भाई भाई जाए, आपने कोई पेनल्टी नहीं देनी। लेकिन यार अगर उसने गलती से 100 वाली चीज किसी को 117 की बेच दी प्रेशर में आके, तो वो 17 फिर हुकूमत को दे दें आप। ऐसी गलती से उसने हुकूमत के प्रेशर में आके कोई 100 वाली चीज किसी को दे दी 117 की, तो फिर आप वो 17 हुकूमत को जमा कराएंगे। However, he will only pay excess tax collected. Excess tax ना मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा 3B में, इसका मतलब लिख लो। अगर उसने कोई चीज 117 की बेच दी थी प्रेशर में आके, हुकूमत के प्रेशर में आके, अगर उसने कोई चीज 117 की बेच दी थी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के दौरान, अगर उसने कोई चीज 117 की बेच दी थी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो ये 17 हुकूमत को जमा करवाएगा, इसे एक्सेस टैक्स कहते हैं। तो ये 17 हुकूमत को जमा करवाएगा। रशीद ने कहा आज के बाद मुझे शीदा कह के बुलाया जाएगा, आज के बाद मुझे शीदा कह के बुलाया जाएगा। अखबार में भी लगा दिया, बेगम को भी बता दिया, मैट्रिक की सनद पे भी चेंज करवा लिया, आज के बाद मुझे शीदा कह के बुलाया जाएगा। डन। अब एफबीआर में सेल्स टैक्स रिकॉर्ड्स में ये किस नाम से आ रहा होगा, रशीद। और क्या कर सेल्स टैक्स रिकॉर्ड में अब क्या नाम करवाना पड़ेगा, शीदा। बोल के नहीं राज शर्माता क्यों यार इस चीजों में, क्या हुआ, इंसान है सारे, बोलते हैं इस तरह। चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन केस ऑफ चेंज इन नेम, change in address or other particulars in registration certificate, the Shida shall notify it in computerized system in 14 days of change. लिखो 2 जनवरी को नाम चेंज किया तो 15 जनवरी तक, यार 2 जनवरी को नाम चेंज किया, अच्छा ये 14 डेज में ना वो पहला वाला दिन नहीं गिनना होता। अगर 2 जनवरी को नाम चेंज किया तो 14 दिन फिर 2 के बाद शुरू होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ 2 जनवरी को नाम चेंज किया तो 16 जनवरी तक एफबीआर को बताना पड़ेगा। एफबीआर को हमें बताना पड़ेगा या हमें एफबीआर को बताना पड़ेगा? हमें। अगर 2 जनवरी को नाम चेंज किया है तो 16 जनवरी तक हम एफबीआर को बताएंगे, कभी भी बता दें 16 जनवरी तक। नाम चेंज करने वाले दिन बताना है या बाद में भी बता सकते हैं? बाद में भी, लेकिन कितने दिनों में? 14 डेज में। अच्छा अगर आप होलसेलर थे, डीलर थे और अब आप मैन्युफैक्चरर बन गए हैं तो आपको रूल 5 वाली शराइत पूरी करनी पड़ेगी। रूल 5 में याद है क्या शराइत थी? आपको फोटो लगानी पड़ेगी अपने प्लांट की, मैन्युफैक्चरर के लिए खास बात थी। और एक और बात भी थी, आपको फोटो लगानी पड़ेगी अपने बिजली के मीटर की। तो आपको फोटो प्लांट की भी लगानी पड़ेगी, बिजली के मीटर की भी लगानी पड़ेगी। अच्छा पेपर में अगर सवाल आ जाए ना ये वाला, तो इस तरह लिखा ना, द चेंज एज मैन्युफैक्चरर शैल बी अलाउड इफ कंडीशंस इन रेलेवेंट रूल आर फुलफिल्ड। फिर रूल 5 का नंबर याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए तो लिख लो ना।
रूल 5 में हमने पढ़ा था कि इस बंदे ने ये 2 काम करने होते हैं, याद है? अपनी अपनी फोटो नहीं, प्लांट की फोटो और बिजली के मीटर की फोटो। अच्छा, 14 दिन के अंदर आपने क्या करना है, बताना है कि मेरा नाम आज के बाद सीधा है, सीधा है, मेरा नाम आज के बाद सीधा है। इफ चेंज इज अप्रूव्ड, अगर सिस्टम को ये नाम पसंद आया, सिस्टम ने अप्रूव कर ही देना है, क्या करना है सिस्टम ने? इफ चेंज इज अप्रूव्ड, कंप्यूटर सिस्टम विल इशू अ रिवाइज्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आपका क्या नाम लिखा होगा? shida.com। द इफेक्टिव डेट shall be the date the person applied for change। और कब से समझा जाएगा आपका नाम शीदा है? जिस दिन नया ऑर्डर आया या जिस दिन आपने अप्लाई किया था? अकल कहती है जिस दिन नया ऑर्डर आया, नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं जिस दिन से आपने अप्लाई किया था समझा जाएगा उसी दिन से आप शीदा हो। The effective date shall be the date the person applied for the change। The commissioner may, based on available information, after inquiry, make modifications in registration of person। यार ये ना टैक्स पेयर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा नाम बदल दो। कई दफा टैक्स पेयर नहीं बताते, तो ये कमिश्नर खुद चेंज कर रहा है। 14 दिन में टैक्स पेयर खुद बता दे कि मेरा नाम बदल दो, वो तो बात समझ आती है। लेकिन फर्स्ट करो टैक्स पेयर ने 14 दिन में नहीं बताया। अब 16 जनवरी गुजर गई, 25 जनवरी को कमिश्नर कहीं बैठा हुआ था, तो इसके दोस्त कहते शीदे शीदे। कमिश्नर ने कहा भाई यार शीद है, ओ कमिश्नर इसने नाम बदल लिया है। कमिश्नर ने कहा तूने 14 दिन में मुझे नहीं बताया था? शीदे ने कहा नहीं सर आपको नहीं बताया था, बस बाकी आपको नहीं बताया था बस। अब कमिश्नर क्या करे? कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मिल गई है इंफॉर्मेशन, आफ्टर इंक्वायरी 2-3 दोस्तों से जरा पक्का चेक कर ले, शीदा ही है, may make बस करना, may make modification in the registration of person। तो इधर लिख लो कमिश्नर खुद चेंज करेगा। ये नहीं कि कमिश्नर नाम बदल देगा उसका, मतलब ये है कि उसने नाम बदल लिया है, उसने बताया नहीं, अब मॉडिफाई कौन करेगा? कमिश्नर। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है जी? द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन of a person from इलाका of one LTU or RTO to another। यार बस ठीक है, छोड़ दें, काफी है। अब आप वो निकाल लो न्यूमेरिकल जो होमवर्क में दिया था। पेज नंबर चैप्टर 19। कोई किया कोई नहीं किया? ऊपर से देखें, बारीकी से देखना था यार। यार बेसिक सैलरी आ रही है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेडिकल अलाउंस, नीचे को मेडिकल फैसिलिटी आ रही है, नहीं आ रही। जब नीचे मेडिकल फैसिलिटी नहीं आ रही तो फिर इसको 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट कर देंगे। डन। कौन सा क्वेश्चन है? 21। कौन सा करम? मुंह वाला करम? किधर है क्वेश्चन 21?
आपने रोकना था, अगर आप रोकते मुझे तो मैं आगे ना जाता। अपने दोस्तों को भी रोका करें, पता नहीं आगे जाते जाते कहाँ जन्नत के रास्ते से हट के किन चक्रों में पड़ जाते हैं। खुद पता भी होता है गलत कर रहे हैं, दिल कह भी रहा होता है। अच्छा जी, मेडिकल अलाउंस को 10% बेसिस सैलरी तक माफ़ कर देंगे। हाउस रेंट अलाउंस को टैक्सेबल कर देंगे फुली। ट्रैवल अलाउंस को इनकम में डाल देंगे। ये मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको नहीं याद तो सैलरी के चैप्टर के आखिर में जो 2-3 न्यूमेरिकल किए थे उनमें मैंने ये एडजस्टमेंट कराई थी। बोनस इसको अगले साल मिला है, इसलिए हमारे साल इनकम में नहीं डालेंगे। 2 फ्री बूफे डिनर कूपन्स पर मंथ, हर महीने 2 फ्री बूफे डिनर कूपन्स मिलेंगे। 1 each, 1 for Mukarram and 1 for his बीवी in a 5-सितारा होटल। The coupons were provided in line with the AL's policy for management employees. The dinner cost ₹2,000 per person। अच्छा जी, इधर आओ, चलो पहले इधर से देख लो। अच्छा मुझे ये बताओ यार कि महीने में 2 दफा खाना खाने जाएंगे मियाँ बीवी या 1 दफा? सवाल पढ़ के देखते हैं, हो सकते वो कह रहा हो 2 दफा खाना खाने जाओ महीने में। 2 डिनर कूपन हर महीने मिलेंगे, एक मुकरम भाई के लिए और एक उसकी बाजी नहीं, सॉरी, एक उसकी बीवी के लिए। तो इसका मतलब है 2 कूपन मिलेंगे, एक मुकरम हाथ में पकड़ लेगा, एक बीवी के हाथ में पकड़ा देगा। ऐसे मुकरम ने कूपन हाथ में पकड़ा होगा, ऐसे बीवी ने हाथ में पकड़ा होगा और होटल में जाके खाना खाने लग जाएंगे। हर महीने 1 दफा जाएंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ सिर्फ 2 कूपन मिलने हैं, 4 नहीं मिलने। तो इसका मतलब है, लेकिन खाना तो 2 बंदे खाएंगे ना। एक बंदे का खाना कितने का है? 2000 का। तो 2 बंदे जाके खाना खाएंगे तो 4000। 12 महीने जाके दोनों शहजादी 12 महीने जाके दोनों खाना खाते रहेंगे तो कितने का पड़ेगा खाना? ये खाना नहीं, ये देग बन जानी है पूरी। पॉज करो यार। अच्छा ये .4 हो गया भाई, ये भी उधर ही हुआ था, ये भी हो गया भाई उधर उसी चैप्टर में। .6 यार, एक ऑप्शन है आपके पास 2000 शेयर परचेज करने की, ऑप्शन टू परचेज शेयर्स। इसका मतलब है अभी आपके हाथ में राइट है, यू हैव एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स in AEL on 1 मई 2005 at ₹25 per share. The breakup value of AEL on that date was 85 per share. You have an option to purchase these such shares on 1 मई। यार आपको 1 मई को आपके पास एक ऑप्शन है, ऑन 1 मई आपके पास एक ऑप्शन है कि आप शेयर खरीद सकते हैं। क्या खरीद लिए हैं? यार ये ना बड़ी मजे की इंग्लिश थी, खरीद लिए हैं नहीं लिखा हुआ कहीं भी। अब बच्चे यही कहते हैं सर हमें तो लग रहा है खरीद लिए हैं। बच्चों से पूछते हैं क्यों, कहते हैं ही हैज एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स ऑन 1 मई। ओ भाई उसके पास ऑप्शन है 1 मई को कि वो खरीद ले, अभी खरीदा तो नहीं ना। वैसे खरीद सकता कितने के? 25 का। ये कॉस्ट पर शेयर हो जाएगी। असल में ना ये कंपनी है प्राइवेट, शायद अनलिस्टेड कंपनी है, तो स्टॉक एक्सचेंज में ना इसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती इन शेयर्स की। तो मैंने कहा था जो इस तरह की कंपनीज होती हैं ना उनकी फेयर वैल्यू शेयर्स की होती है ब्रेकअप वैल्यू, यानी आज अगर कंपनी टूटे तो हर शेयर कितने का बिक सकता है। तो ब्रेकअप वैल्यू 85 है, वसूली तौर पे 85 माइनस 25 सैलरी में जाता। अगर शेयर मिल गए होते, he has an option to purchase share, he has not purchased shares। अगर लिखा होता he purchased 2000 shares in AEL on 1 मई at इतने, फिर आप करते। अभी इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि उसकी जेब में अभी सिर्फ राइट पड़ा हुआ है। अच्छा राइट पे पता है कब टैक्स लगता है? जब एक्सरसाइज करके शेयर खरीद लो या जब राइट ही बेच दो। अभी आपने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा मुकरम ने सोल्ड किया डायमंड रिंग टू इस ब्रो जुहेब फॉर 2.5 लाख, और रिंग इसने परचेज की थी प्राइस ऑफ 2,80,000 की। तो ये सिंपल कैपिटल गेन है, कॉस्ट ऑफ सेल प्राइस में। होल्डिंग पीरियड देख लेना 1 साल से ज़्यादा है,
तो गेन को 75% से मल्टीप्लाई किया होगा डायमंड रिंग के केस में। हाँ, गेन को 75% से मल्टीप्लाई किया हुआ है। नहीं, ये गेन, ये वो नहीं है। कोई लॉस तो नहीं आ रहा? द रिंग वॉस, हाँ लॉस आ रहा है, तो ज्वेलरी पे लॉस आ रहा है मोहतरम, तो ज्वेलरी पे लॉस आ रहा है, डिडक्शन नॉट अलाउड होगी। यार ये कैपिटल गेन में हमें यहाँ लिख के डालना चाहिए था वैसे, लेकिन ये यहाँ डाला हुआ है। ये ना जो लिखा होता है शो ऑल एलिमेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन्स, तो बेहतर है सोल्यूशन में इस तरह की अंग्रेजी ना डालें। ये पहले मैं डालता होता था, अब नहीं डालता। सोल्यूशन में इस तरह की अंग्रेजी डाले बगैर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी, उसकी जगह ना यहीं लिख दिया करें कैपिटल गेन में, लॉस ज्वेलरी नॉट अलाउड। आपको पता है ज्वेलरी और पेंटिंग और इनके ऊपर लॉस अलाउड नहीं है, यहाँ जीरो आएगा, और फिर ये लाइन डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन, ये भी सैलरी में ही फिट होना चाहिए था कहीं कि ऑप्शन टू एक और शेयर और आगे जीरो लिखना। तो इस तरह की अंग्रेजी ना लिखा करें पेपर में। ओके, इसी तरह बोनस है, बोनस में इस तरह की अंग्रेजी नहीं, बस बोनस का लफ्ज यहां लिख के अगले साल मिलेगा इसलिए जीरो। अच्छा, बी तो हो गया था एग्रीकल्चर में। सी, ऑन 31 मई 2005, साल खत्म होने से महीना पहले, पेंटिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हेवी रेन्स, पेंटिंग हैवी रेन से डिस्ट्रॉय हो गई। मुकरम परचेज द पेंटिंग ऑन 30 जून 2002, इसने कुछ 3-4 साल पहले की खरीदी हुई थी ₹1,00,000 की। हाउएवर ड्यू टू कांस्टेंट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पेंटिंग ही हैड इंश्योर्ड इट एट अ प्रीमियम ऑफ 15,000, उसने इसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, उसको इंश्योरेंस क्लेम मिला है 2,75,000। तो यार ये बिजनेस के चैप्टर में हमने पढ़ा था, बिजनेस के चैप्टर में एक सेक्शन था कंसिडरेशन रिसीव्ड, उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी एसेट चोरी हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो उस एसेट का की कंसिडरेशन कैसे निकालनी है। तो उसके लिए मेरे भाई सेक्शन 77 में हमने पढ़ा था कि सेक्शन 77 मैंने आपको बताया था सारे एसेट्स के लिए है, सिर्फ बिजनेस वाले एसेट्स के लिए नहीं है। तो अभी किधर है रे तू, आजा, सेक्शन 77 बुरा मना गया रे। सेक्शन 77 में पॉइंट नंबर 3, where an asset is lost or destroyed, the consideration shall include compensation from insurance policy। तो अब इनफ्लोज और आउटफ्लोज मुझे अलग अलग करवा दो, इनफ्लोज और आउटफ्लोज मुझे अलग अलग करवा दो। कौन सा चैप्टर चल रहा है? 19। और तरीका है, ये तो हम सोल्यूशन में आ गए। अच्छा एक बार याद रखना यार, कैपिटल गेन के चैप्टर में ना कमीशन, इंश्योरेंस, सारे खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। कैपिटल गेन के चैप्टर में भी खर्चे माइनस करने की इजाज़त है, सिवाय उसके जो बिजनेस के चैप्टर में वाज़े तौर पे नॉट अलाउड लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था बिजनेस के चैप्टर ने एक लिस्ट बना के दे दी है नॉट अलाउड खर्चों की। उस जैसा खर्चा आप किसी और चैप्टर में करेंगे तो वहाँ भी माइनस करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए ये पेनल्टी वगैरह गवर्नमेंट को तो है नहीं, ये तो आपका नॉर्मल सा खर्चा है इंश्योरेंस करवाना। तो याद रखिए कैपिटल गेन के चैप्टर में इंश्योरेंस, कमीशन, ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाज़त होती है, कोई मसला नहीं। मुझे बता दो जी इनफ्लो कितने हैं? 2,45,000 इंश्योरेंस कंपनी से जो रिसीव हुआ है, और आउटफ्लो कितने हैं? 1,15,000। तो इन 15,000 इंश्योरेंस करवाई ना, तो इंश्योरेंस कराने में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, कहीं लिखा होगा ड्यू टू कांस्टेंट इंक्रीज इन वैल्यू पेंटिंग ही हैड इंश्योर्ड इट एट अ प्रीमियम ऑफ 15,000। ये ना इंश्योरेंस कंपनी को इसने पे किए हैं पैसे, तो 2,75,000 कंसिडरेशन आ गई, और कॉस्ट में आ जाएगा 1,00,000 और 15,000। हाँ, कॉस्ट में वो चीज नहीं आएगी जो बिजनेस के चैप्टर में नॉट अलाउड है, जैसे पेनल्टी वगैरह और चीजें। तो 2,75,000 माइनस 1,00,000 माइनस 15,000, जो भी जवाब आएगा उसको हम कैपिटल गेन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि होल्डिंग पीरियड एक साल रखते हैं, होल्डिंग पीरियड एक साल से ज्यादा या कम है, सारे हैं डन। तो चलो ठीक है यार, बस कोई होमवर्क नहीं, 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा नहीं करनी रिकॉर्डिंग, देख ले अब, पता नहीं टाइम ज़्यादा ना हो गया 1-2 मिनट ऊपर। ओके, अल्लाह हाफिज़।